नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आयुष आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम विद्यालय पर। दोस्तों, इससे पहली वीडियो जो हमारी आई थी, हमने उसमें आपको भाग 11 तक कवर करा दिया था और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में भाग 12 से लेकर भाग 22 तक हम पूरा कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज आपका मैं वही क्लास लेकर आया हूं जिसमें भाग 12 से लेकर भाग 22 तक मैंने कवर कराया है। ठीक है, आपकी छोटी वीडियो रहेगी लेकिन आपको कंटेंट इसमें पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसकी अगले वीडियो से हम लोग भाग 1 से अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमने अपने पिछली क्लास में भाग 11 तक कवर कर लिया था जिसमें हमने संघ व राज्यों के बीच संबंध की बात की थी। ठीक है, संघ व राज्यों के बीच जो संबंध था भाग 11 में वो प्रशासनिक संबंध था। अब हम बात कर रहे हैं भाग 12 से, जिसमें बात की गई है वित्त और संपत्ति। यानी कि वित्त और संपत्ति का मतलब होता है केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंध किस प्रकार से होंगे, किन किन मामलों में केंद्र राज्यों को पैसा आवंटित करेगा, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, कितने % पैसा केंद्र से राज्य को आवंटित किया जाता है। ठीक है, जितने भी सैलरी दी जाती है, कौन कौन सी निधियां होती हैं, भारत की जो सरकार होती है उसका जो बैंक अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब कई प्रकार की बातें भाग 12 में आपको बताई जाएंगी। एक प्रकार से वित्त और संपत्ति के बारे में पूरी बात आपको इसमें बताई जाएगी। ठीक है, अगला है आपका भाग 13 व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य का मतलब हो गया कि आपको भारत में किस प्रकार के व्यापार करने की छूट है, उस प्रकार के व्यापारों के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या प्रावधान होते हैं व्यापार के। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो इलीगल होती हैं, जिनको आप भारत के अंदर नहीं कर सकते हो, वो सारी बातें आपको व्यापार और वाणिज्य वाले चैप्टर में बताई जाएंगी। अगला है आपका भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। दोस्तों, इसमें हम संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि कुछ ऐसे पदों के बारे में बात करेंगे जिनकी भर्ती तो केंद्र सरकार द्वारा होती है लेकिन समय पड़ने पर उनको राज्य सरकार अपने अंडर यूज करती है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हमारे पास संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं जिनको बोलते हैं, ऐसी हमारे पास अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है IAS, फिर दूसरा पोस्ट होती है IPS और तीसरी पोस्ट होती है IFS। ठीक है, मतलब इनको अखिल भारतीय सेवाएं भी बोलते हैं और अखिल भारतीय सेवाएं हमारी टोटल 3 प्रकार की होती हैं और ये ऐसी पोस्ट होती हैं जिनकी रिक्रूटमेंट तो केंद्र सरकार द्वारा होती है लेकिन इनको राज्य सरकार जो है समय पड़ने पर अपने अंडर यूज करती है। जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया, ये सब क्या है, इनकी रिक्रूटमेंट जो है UPSC करती है लेकिन इनको देखें तो हम राज्यों के अंदर जो IAS IPS होते हैं इसको राज्य सरकार अपने अंदर जो है कार्य करवाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, देखिए राज्य सरकार इनको सेवा से समाप्त नहीं कर सकती हैं। इनकी भर्ती अगर UPSC ने की है तो इनको मतलब नौकरी से एक प्रकार से निलंबित किया जाएगा, इनको नौकरी से हटाया जाएगा, वो भी केंद्र सरकार ही करेगी। राज्य सरकार इनको सस्पेंड कर सकती है लेकिन नौकरी से इनको राज्य सरकार नहीं निकाल सकती है। इनकी भर्ती केंद्र सरकार से ही होती है और केंद्र सरकार ही इनको नौकरी से निकाल सकती है। ठीक है, वैसे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे भाग 14 में आके। अगला है हमारा भाग 14 का A, जिसमें बोला गया है ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था जिसमें कि आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B का जिक्र किया गया है। देखिए ट्रिब्यूनल होता क्या है। देखिए, वैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के अंदर केसों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है। ऐसे मामले में क्या किया गया कि जो हमारी कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके ऊपर से प्रेशर कम करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया और ये ट्रिब्यूनल अलग अलग विभाग के अलग अलग ट्रिब्यूनल हो सकते हैं। ठीक है, अगर इनको बोले तो ये एक प्रकार से कोर्ट होती हैं जो कि उन्हीं विभागों से संबंधित मुद्दे को निपटाती हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि जो भी हमारे पेड़ पौधों से संबंधित यानी कि जो वनों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको NGT सुलझाती है। यानी कि जो NGT ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण वो ऐसे मुद्दों को सुलझाती है। इसी प्रकार से अन्य विभागों के भी अपने अपने ट्रिब्यूनल होते हैं और वो अपने अपने विभाग के जो मुद्दे होते हैं उनको सुलझाते हैं। हम इस बारे में भी भाग 14 में बात करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें भाग 15 की, तो भाग 15 में हमको बताया गया है निर्वाचन के बारे में, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक फैला हुआ है, ठीक है। निर्वाचन क्या होता है ये मैं यहाँ तो बता नहीं सकता आपको, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ तो हम सिर्फ अपना सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम डिटेल से अपने पार्ट 1 से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगला है आपका भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो कि आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 ए तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि हमको इसमें SC, ST, OBC जो जातियां हैं इनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। हर प्रकार से जो भी विशेष उपबंध किए गए हैं उसके बारे में भाग 16 में आपको बताया जाएगा। अगला है हमारा भाग 17 राजभाषा। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, ये भाग 14A ये यूपीएसआई जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि बताइए भाग 14 के ए में क्या प्रावधान है। तो भाई देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपीएसआई में भी एक प्रैक्टिस सेट में एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाग 14 के ए में क्या प्रावधान है, ठीक है। अगर बात करें तो भाग 17 में बोला गया है राजभाषा, यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा तो कोई है नहीं, लेकिन राजभाषा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजों को हम यहाँ पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक फैला हुआ है। अगली बात करें भाग 18 की, तो भाग 18 में आपको बोला गया है आपातकालीन उपबंध, यानी कि इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। इमरजेंसी हमारी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। वो सभी मतलब जितनी भी आपकी 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं वहां यहाँ आपको बताई जाएंगी, जिसमें से जो आपकी जो धन से संबंधित जो इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल अभी तक अपने देश में नहीं लगा है, वरना राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन हमारे देश में लगता रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन तो देखिए हमारे देश में लगते रहते हैं, प्रत्येक राज्य में कभी न कभी लगते रहते हैं समय समय आने पर, और हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। किन किन कंडीशंस में ये इमरजेंसी लगाई जाती है, क्या क्या प्रावधान होते हैं, कब तक इनकी वैलिडिटी रहती है, ठीक है, कहां कहां से इनकी मंजूरी आवश्यक होती है, ये सारी बातें हम भाग 18 में क्लियर करेंगे। अगला है हमारा भाग 19 में विविध, यानी कि मिसलेनियस, यानी कि ऐसे प्रावधान जो किसी भागों में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं, उन सभी बातों को यहाँ पे लिख दिया गया है। ये मिसलेनियस यानी कि विविध बातें हैं, यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कई प्रकार की बातों को जो इकट्ठा करके रख दिया गया है, जिसको हम लोग मिसलेनियस बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान में किस प्रकार से संशोधन किए जाते हैं, जैसे कि अभी हम देखें तो हमारे भारतीय संविधान में लगभग 104 या 105 संविधान संशोधन लगभग हो चुके हैं, ठीक है। तो उन संविधान को संशोधित करने की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे इसकी स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझेंगे, जो कि आर्टिकल 368 में हमको समझाया गया है, ठीक है। अगला है हमारा भाग 21, जिसमें कि अस्थायी या विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है। जैसे कि बात करें हमारे राज्य के अंदर हमारे देश के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको के विशेष उपबंध यानी कि कुछ उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। एक बहुत चर्चित अपना राज्य रहा है अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते ही होंगे कि वहां पर पहले भारतीय संविधान के प्रावधान वहां पर काम नहीं करते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था और उसको आर्टिकल 370 के तहत कुछ अस्थायी प्रावधान उसके लिए किए गए थे। वैसे कि अभी हम लोग चर्चा में सुनते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई है। भाई देखो, ऐसा नहीं है, आर्टिकल 370 नहीं हटा है, बल्कि आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को हटाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 370 में ही बोला गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा।
अगर आर्टिकल 370 को हटा दिया गया तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य रहा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आर्टिकल 370 नहीं हटा है, बल्कि आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया है। जैसे कि बाहर का नागरिक वहां पे जमीन नहीं ले सकता, या बाहर का नागरिक वहां का मूल निवासी नहीं बन सकता। ठीक है, भारतीय संविधान के कोई भी प्रावधान वहां पे काम नहीं करते थे, या भारतीय सरकार की कोई भी परियोजनाएं होती थी, कोई भी जनता से जुड़ी योजनाएं होती थी, वो वहां पर काम नहीं करती थी जब तक राज्य सरकार उसको मंजूरी न दे दे। तो इस प्रकार के अस्थायी प्रावधानों को आर्टिकल 370 के अंदर जो प्रावधान थे उनको हटाया गया है। आर्टिकल 370 अभी भी है, बल्कि उसके कुछ प्रावधानों को यहाँ से हटा दिया गया है। अगर हम बात करें भाग 22 संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, यहाँ बताया गया है कि भैया जो हमारा भारतीय संविधान है इसका क्या नाम होगा, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, और भारतीय संविधान के बनने के बाद कौन कौन से प्रावधान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 393, 394, आर्टिकल 395। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो भारत का संक्षिप्त नाम है वो होगा भारत का संविधान। ठीक है, इसी में बताया गया है कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये बात हमको भाग 22 के अंदर बताई गई है। ठीक है, मतलब बहुत छोटा चैप्टर भाग 22 आपका, और मैंने अभी आपको पूरे के पूरे भाग 12 से लेकर भाग 22 तक डिस्कस कर लिया है। थोड़ा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको सारा का सारा कंटेंट इसी तरह प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में रख सकते हैं, जिससे कि आप इसको समय आने पर रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो देखिए भाई, अब हमारी जो अगली क्लास होगी नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, संघ व राज्य से, यानी कि जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बताया गया है, और राज्यों की स्थिति के बारे में पूर्णतः हम वर्णन करेंगे कि राज्यों की स्थिति जो है आजादी के समय पर क्या थी, वर्तमान में राज्यों की स्थिति क्या है, सभी प्रकार की चर्चाओं को हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए भाई, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप इन जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है इसको नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए और लगातार इसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक है, और मैं अब जल्दी स्पीड के साथ आपके कंटेंट को कवर कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, यानी कि एग्जाम तक मैं लगभग आपका जीएस का काफी हद तक सिलेबस कवर करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा आप भी इसमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना आप स्वतंत्र हैं डिसलाइक भी करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार, जय हिंद।